हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस शॉर्ट्स। और आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कुछ एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करूँगी जो बुक में दी है। एक तो है मैग्नीशियम रिबन की, एक जिंक ग्रैनुल्स के H2SO4 की रिएक्शन और एक PbNO3 होल ट्वाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे एक्टिविटी फर्स्ट पेज पे दी हुई वाली burning of Mg ribbon, burning of magnesium ribbon। इसमें रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, हमें ऑब्जर्वेशंस भी लिखनी पड़ेगी, हमने क्या ऑब्जर्व किया, और हमें ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वो भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए, अगर आपको इक्वेशन लिखने के लिए आए, अगर वो 1 मार्क की हो तो आप लिख देना, ये सिंपल इक्वेशन लिख देना। बट अगर 2-3 मार्क्स की आए तो आपको इसके ऑब्जर्वेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसमें मैंने जैसे बताया था, हमने क्या ऑब्जर्व किया था? हमने ऑब्जर्व किया था कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो एक वाइट डार्जलिंग लाइट के साथ बर्न करेगी। तो इसके ऑब्जर्वेशंस हैं फर्स्ट, Mg रिबन विथ, लिखना इंपॉर्टेंट है, डार्जलिंग लाइट, क्योंकि वाइट कलर से ही बर्न करती है। वो बहुत सारी फ्लेम्स होती है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वाइट कलर की फ्लेम है। तो वाइट डार्जलिंग लाइट। और सेकेंड हमने क्या ऑब्जर्व किया? रिएक्शन ऑफ PbNO3 whole twice and PbNO3 whole twice and Ki। PbNO3 whole twice मतलब ब्लड नाइट्रेट एंड Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें रिएक्शन ऐसे होती है, ये टेक्निकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इसमें ऐसे होगा, PbNO3 whole twice plus Ki gives PbI2 plus KNO3। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सारे जो मैं रिएक्शंस लिख रही हूँ वो अनबैलेंस्ड रिएक्शंस है। आप इन सारे जो ये रिएक्शंस हैं इनको आप बैलेंस करने का ट्राई करना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब हम इसके ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ। इसमें यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो लगाना पड़ेगा। मैं आपको अभी लेटर एक्सप्लेन करूँगी कि हम डाउनवर्ड एरो, या आपने लास्ट रिएक्शन में देखा था कि मैंने H2 पे एक अपवर्ड एरो लगाया था। तो अब वो अभी इसके बाद देखेंगे कि क्या क्यों लगाया था मैंने। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ PPT ऑफ, यहाँ पर ये PbI2 का PPT बनेगा, तो PbI2। अब इसमें आप एक और चीज़ का ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों रिएक्टेंट्स जो है वो कलरलेस है, इनके अंदर कलर नहीं है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि ये येलो कलर का PPT बन रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे चेंज इन कलर, क्योंकि ये दोनों कलरलेस है और ये येलो है। चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ये हैं कि इसमें एज टोल्ड कि इसमें चेंज इन कलर हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कलर। इसमें PPT का फॉर्मेशन हुआ है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें लिखेंगे
फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। और बस यही रिएक्शंस हैं। ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में लिखने के लिए आ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इक्वेशंस 1 मार्क में ही लिखने के लिए आती है, बट बाय चांस अगर ये आपको पूछ लिया 2 या 3 मार्क में इक्वेशन, तो आपको ये भी लिखना आना चाहिए, या तो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि मैंने ये, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टेट्स पे, जो मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया था और अपवर्ड एरो लगाया था। तो कि हम हर स्टेट को किस चीज़ में डिनोट करते हैं। इसमें फर्स्ट है सॉलिड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। लिक्विड को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। गैस को या तो हम जी लिखते हैं स्मॉल जी, या अपवर्ड एरो, उसमें गैस उस रिएक्शन में H2 गैस इवॉल्व हो रही थी, तो मैंने इसलिए अपवर्ड एरो लगाया था। और प्रेसिपिटेट में या तो पीपीटी या डाउनवर्ड एरो, क्योंकि प्रेसिपिटेट नीचे सिंक आउट हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो इसलिए हम उसका डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। इसमें जैसे देखते हैं, इसमें CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। इसमें एक और बचा है, अगर कोई भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो तो उसको AQ में करते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें आप देखोगे कि CaO जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। एग्जाम में बहुत बार आता है स्टेट्स में लिखने के लिए कि उसकी रिएक्शन में स्टेट बताओ, नहीं तो नॉर्मली हम स्टेट्स नहीं लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में तब लिखना है ये CaO सॉलिड स्टेट में प्लस H2O को हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, हम उसको लिक्विड लिखेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्युबल होता है। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्युबल चीज़ें आती हैं, तो ये लिक्विड। और CaOH होल ट्वाइस, ये एक वाटर सॉल्युबल चीज़ है, तो हम इसे लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली जो मैंने आपको पहले रिएक्शन बताई थी, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसमें आप देखोगे Zn जो है, अब गैस और पीपीटी में आपको डाउनवर्ड एरो लगाना ज़रूरी है, बाकी सारों में आप नहीं लिखो तो चलेगा। Zn में मैं सॉलिड प्लस H2SO4, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लिखते हैं। ZnSO4, ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में लिखेंगे। और H2 अपवर्ड एरो। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक रिएक्टेंट दो से या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हम वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि A प्लस B गिव्स AB, तो मतलब A एक फर्स्ट रिएक्टेंट है, B सेकंड रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करें तो उनने AB बनाया, मतलब एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे बुक में दिया है C प्लस O2 गिव्स CO2, H2
प्लस O2 gives H2O, H2O। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था CaO प्लस H2O gives CaOH होल ट्वाइस। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो इसको अगर हम लिखें, अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं 2 or more reactants react to form a single product। इस डेफिनेशन में 2 और मोर ज़रूरी है और अ सिंगल प्रोडक्ट ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बनता है और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स करते हैं। अब हम इसमें एक्टिविटी देखेंगे, बुक में दी हुई है। इसमें है रिएक्शन ऑफ CaO and H2O। क्या लिख सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ CaO प्लस H2O। इसमें होगा CaO प्लस H2O gives CaOH होल ट्वाइस। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। जब CaO और H2O की रिएक्शन होती है तो वो CaOH होल ट्वाइस बनता है। अब हम देखते हैं कि इसको ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब CO को H2O मिक्स करेंगे तो एक हिसिंग साउंड आएगी। तो हम लिखेंगे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस्ड। और एक दूसरा है चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन स्टेट हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। हम इसका ये लिखेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। ये रिएक्शन बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन पूछी जा सकती है एग्जाम में, और इसमें इसके हिसिंग साउंड आती है क्योंकि Ca जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है। हम आगे देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि उसकी पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और वो कितना रिएक्ट कर पाता है, कितना रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो इसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्चुअली हम यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस के साथ हीट भी लिखते हैं, बट हीट ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हीट को रिएक्शन में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, बट ऑब्जर्वेशंस में इम्पोर्टेंस दी जाएगी। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसके खुद लिखना है। अब नेक्स्ट है इसकी कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है पार्ट, ब्लू बॉक्स में दिया है, येलो बॉक्स में दिया है। इसमें है इसमें दिया है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O। अब आप इसमें क्या देखोगे कि जो CaOH होल ट्वाइस है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और पानी H2O। अब एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा जो कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल है वो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो इसमें आप आंसर CaOH होल ट्वाइस मत लिखना, इसमें CO लिखना, क्योंकि इसको हम पानी के साथ डालेंगे तो CaOH होल ट्वाइस बनेगा। बट जब वाइट वॉशिंग के बाद वाइट वॉशिंग हो जाती है, जब वॉल पे CaOH होल ट्वाइस की लेयर बन जाती है, तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है उसके साथ ये CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करता है और एक शाइनी सब्सटेंस बनाता है जो टेक्निकली थोड़ा बहुत शाइन करती है, उसे CaCO3 लिखते हैं। अब ये शाइन इसलिए करती है क्योंकि CaCO3 लाइमस्टोन का फॉर्मूला है, लाइमस्टोन, और CaCO3
मार्बल का भी फॉर्मूला है, तो आपने देखा होगा मार्बल भी शाइन करता है, तो ये भी थोड़े बहुत एक्सटेंड तक शाइन करेगा, थोड़ा बहुत। तो इसमें हम ऑब्जर्वेशंस में ये लिखेंगे शाइनिंग अपीयरेंस obtained after 2-3 days due to the formation of CaCO3। अब ये रिएक्शन हो चुकी है। अगर इसमें पूछने के लिए आए कि रॉ मटेरियल कौन सा है, मैं आपको वापस बताएं, क्योंकि बहुत टाइम ये मिस्टेक हो जाती है कि हम CaOH फोल्ड वाइज लिख के आ जाते हैं, बट जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में वो CaO है, ना कि CaOH फोल्ड वाइज। अब हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं, जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें होता क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A plus B gives AB। इसमें क्या होता है, AB when heated gives, ये जो ट्राइंगल का साइन होता है, ये ट्राइंगल का साइन केमिस्ट्री में हीट को डिनोट करता है, फिजिक्स में चेंज को डिनोट करता है, बट केमिस्ट्री में हीट को डिनोट करता है। तो AB when heated gives A plus B, मतलब इसमें हम कह सकते हैं when one reactant is decomposed to form 2 or more reactants, it is called a decomposition reaction। अब decomposition reaction के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें आपको नाम से ही दिख रहा है कि किस किस से डिकम्पोजिशन हो सकता है। थर्मल मतलब यहाँ पर हम हीट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम डिकम्पोजिशन करते हैं। और फोटोलिटिक में जैसे हमने बायो में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब मेन होता है लाइट, फोटो का मेन मतलब होता है लाइट, तो लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इसमें मेन जो चीज़ होती है वो लाइट होती है, मेनली हम कह सकते हैं सनलाइट, क्योंकि वही नेचुरल सोर्स है हमारे पास। अब हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसमें एक्टिविटीज़ देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला हीट का यूज़ करते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल्स देखते हैं या इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 डॉट 7H2। तो आपकी बुक में FeSO4 ही बस दिया हुआ है, बट FeSO4 का रियल फॉर्मूला FeSO4.7H2 होता है। मतलब इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्रिस्टल्स के बीच में हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या बोल सकते हैं कि ये जो डॉट लगा है बीच में, से हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब इसकी हम डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो ये जो होता है ये पेल ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, ग्रीन कलर की क्रिस्टल होती है। अब इसका डिकम्पोजिशन ऐसे होगा FeSO4 डॉट, इसको आप प्लस मत लिखना, इसको आप डॉट लिखना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये डॉट लगाए जाते हैं ये बताने के लिए क्रिस्टल्स के अंदर है। डॉट 7H2O जो
ग्रीन कलर का है। जब हम इसको हीट करते हैं तब बनता है FeSO4 प्लस 7H2O। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि FeSO4 जो है इसमें 7H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है क्रिस्टल्स के अंदर, बट जब हम इसको हीट करेंगे तो ये FeSO4 जो है इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल आएंगे। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। इसके आगे जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तब हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखेगी एक्चुअली में। तो जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तब हमें मिलेगा Fe3O4 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसमें आप देखोगे कि हमें कि ये जो सब्सटेंस है ये ग्रीन कलर का है फर्स्ट में, जब हमने इसको हीट किया तब ये वाइट हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल को कलर देता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए तो ये 7H2 हो गया और ये वाइट कलर का हो गया। लेकिन जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे, आप ये जो देख रहे हो ये वाली रिएक्शन ये एक्चुअल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें बस वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें आप देखोगे Fe3O4 फॉर्म हो रहा है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब हम इसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे तो अब इसमें आप ये भी देखोगे कि SO2 और SO3 गैस का रिलीज हो रहा है। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस ये होंगे कि इसमें कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ब्राउन। सेकेंड है इसमें SO2 और SO3 की जो स्मेल आएगी, क्योंकि SO3 और SO2 गैस रिलीज हो रही है इसमें से फ्यूम्स के फॉर्म में, तो इसकी जो क्या बोल सकते हैं इसकी जो स्मेल होगी वो बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल होगी। तो इसमें हम लिखेंगे स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर obtained due to evolution of SO2 and SO3 गैस। ठीक है। इसका थर्ड ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो FeSO4 है उसमें से 7 मॉलिक्यूल्स हट रहे हैं पानी के, तो हटेंगे। अब ये क्रिस्टल के अंदर थे, अब ये क्रिस्टल के बाहर आ गए, तो ये ऑफकोर्स होगा कि ऑफकोर्स हमें ऑब्जर्व होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, पानी के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो जैसे ये इस स्टेज पर पहुंचता है तो हमें दिखते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर obtained in the inner side of test tube। अब आप इसके क्या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपको खुद लिखने पड़ेंगे। ये आपके लिए एक रिविजन टाइप का कि अगर आप हर रिएक्शन के ऐसे करके लिखोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी कि अगर पेपर पूरा NCERT से ही आएगा, बट आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी कि रिएक्शन अगर लिखने के लिए आगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर लिखने के लिए। अब हम नेक्स्ट इसी में एग्जांपल है जो बुक में दिया। अब हम PbNO3 का डिकम्पोजिशन देखेंगे, थर्मिक डिकम्पोजिशन। तो वो ऐसे होगा होल ट्वाइस का। सो PbNO3 होल ट्वाइस when heated gives PbO plus NO2 plus O2 गैस। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें ये जो PbNO3 होल ट्वाइस है वो वाइट कलर का होता है, बट जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। और इसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस इवॉल्व हो रही है, कह सकते हैं फ्यूम्स इवॉल्व हो रही है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है।
रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो इतने सारे ये देखने के बाद हम लिख सकते हैं आराम से ऑब्जर्वेशंस क्या है इसके। ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट है, हम देख रहे हैं कि कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू येलो, कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू येलो, ठीक है। अब इसमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ कलर आपको लिखना पड़ेगा और साथ में गैस का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन गैस ऑफ NO2। इसमें बस यही दो ऑब्जर्वेशंस है, बट एग्जाम में आपको ये रिएक्शन दे दें और आपसे 3 मार्क में आपको ये लिखने के लिए दे दें और बोले कि जो गैस इवॉल्व हो रही है उसका pH रेंज क्या है। ये एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि NO2 को हम जब पानी, अब देखो pH निकालने के लिए हमें किसी भी चीज़ को पानी में मिक्स करना पड़ेगा। तो NO2 इसमें आपको pH नहीं पूछेंगे बट आपका pH रेंज पूछेंगे, किसके बीच में इसका pH आ सकता है। तो NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3। अब आप इसमें देखोगे कि NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3। HNO3 एक एसिड है, तो इसका जो pH रेंज होगा आपको पता है कि जो एसिड होता है इससे pH स्केल आपको पता होगी कि ये 0 है, ये 7 है और ये 14 है। जो 0 to 6.9, 7 नहीं कहूँगी 6.9 तक एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7.1 to 14 बेसिक होता है। जैसे हमें पता है कि HNO3 एसिड होता है, तो हम इसका pH रेंज लिखेंगे, pH रेंज लिखेंगे 0 to 6.9 के बीच में होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे, जो है जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे। अब देखो इसका डायग्राम बनाने के लिए हमें आ सकता है एग्जाम में। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं H2O का। तो H2O का डिकम्पोजिशन जब होगा तब फॉर्म होगी H2 प्लस O2 गैस। अब आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने 2 रिएक्टेंट्स को रिएक्ट किया था और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें हम एक रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं जो डिकम्पोज होकर 2 और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है। तो ये इसका जस्ट सेम है कि हम अगर लिख दें कॉम्बिनेशन में H2 प्लस O2 लिख दें गिव्स H2O, डिकम्पोजिशन में जिसका उल्टा हो जाएगा H2O व्हेन हीटेड गिव्स H2 प्लस O2। अब इसका डायग्राम इम्पॉर्टेंट है बहुत, तो आपको बनाना आना चाहिए। ये बीकर है, हम इसमें एक प्लेट रखेंगे, ये 2 प्लेट्स रखेंगे जिसका हम एक सर्किट बनाएंगे। ये जो बड़ा डंडी होती है ये पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो स्मॉल है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो है पैनिक। इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड है, मतलब आप देखोगे कि ये वाला मेटल रॉड
ये होगा हमारा, कहेंगे हम, ये होगा हमारा एनोड और ये जो होगा वो कैथोड होगा। अभी हम इसकी लेबलिंग भी करेंगे। हमने ये पानी डाल दिया, पानी डाल दिया और इसके अंदर हम इसकी लेबलिंग करते हैं। मैंने, ये होगा हमारा कैथोड, ये होगा हमारा एनोड, ये है H2O प्लस H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं आपको बताऊंगी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने H2O में क्यों डाला। और ये है बैटरी है। हमने H2O में H2SO4 इसलिए डाला क्योंकि हम यहाँ पर जो पानी यूज़ कर रहे हैं कोई टैप वाटर नहीं है जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। तो हमें इस पानी को गर्म करने के लिए, इस पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में एक प्रॉपर्टी ऐसा हमने ये केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा और हीटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी उसमें। तो हम इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें जब ये हीट लेगी बैटरी से तो ये बनाएगी H+ और SO2 आयंस और ये आयंस हीटिंग को प्रमोट करेंगे और ये H2O ब्रेक हो जाएगा H+ और O2- आयंस में। ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो इसका अब हम देखेंगे इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। जैसे आपको पता है कि एक और शॉर्ट ट्रिक है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो एनोड की साइड आयनाइंस अट्रैक्ट होंगे जो नेगेटिव होंगे और कैथोड जो नेगेटिव होता है उसकी साइड कैटायंस अट्रैक्ट होंगे जो पॉजिटिव होंगे नेचर में। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो और अनलाइक जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, मैं डायग्राम हटा रही हूँ। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस ऐसे आएंगे कि हमें पता है कि जो O2 या O जो होता है हमारा ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव होता है नेचर में। तो जो ऑक्सीजन होगा वो नेगेटिव होगा नेचर में, तो नेगेटिव वाले कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव वाले एनोड पे जाएंगे। अब नेगेटिव वाले एनोड पे गए, एनोड पे क्या होगा, अब किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए उन्हें जो ये नॉन मेटल्स होते हैं उनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उनको एनोड से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इसमें ऐसे एक रिएक्शन होगी वहाँ पर ही एनोड पे, तो होगी O2- प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2E- फॉर्म्स O। अब हमें पता है कि जो क्या बोल सकते हैं कि O जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो कभी डायटोमिक स्टेट, वो कभी मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं होता, मतलब ये कभी एक सिंगल एटम की तरह रह नहीं सकता इंडिपेंडेंटली। तो इसको एक्चुअली में 2 एटम्स चाहिए और एक मॉलिक्यूल बनाएगा जो O2 होगा। उसके लिए हमें 2 आयंस भी चाहिए पड़ेंगे और इसके लिए अगर एक एटम जो है वो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो 2 एटम्स स्टार लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स gives O2 गैस। तो हम देखेंगे कि एनोड पे जो पॉजिटिव है, एनोड पे O2 गैस रिलीज होगी और सिमिलरली ये चीज़ जो है वो कैथोड पे भी होगी। अब जो हमारे पास H है, हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारा O2 तो मैंने आपको बता दिया। अब H बचा, H+ होता है, वो पॉजिटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन को एटम में बदलने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा।
अपना इलेक्ट्रॉन कैथोड को देगा वो, तो अपना माइनस ई माइनस, मतलब ई माइनस वन ई माइनस ही होगा, गिव्स एच। अब जैसे कि मैंने बताया गैस तो एक ही एटम में रह नहीं सकती, उसको दो एटम्स चाहिए, मॉलिक्यूल बनाएगी वो, तो ये दो आयन्स चाहिए मुझे उसके लिए, और उसके अगर मेरा एक आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो आयन्स दो करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह कैथोड पे भी H2 गैस रिलीज होगी। यही है बस इतने इस एक्सपेरिमेंट का, इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन मेन। तो अब हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जैसा मैंने बताया था, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो इसमें हम लाइट का यूज करेंगे डिकम्पोज करने के लिए। लाइट का यूज करेंगे डिकम्पोज करने के लिए। अब सनलाइट के बहुत सारे मैं जैसे कह सकती हूँ, मैंने आपको बताया था सिंबल्स, सॉलिड का S होता है, गैस का अपवर्ड एरो या G होता है, लिक्विड का L होता है। उसी तरह सनलाइट के बहुत सारे होते हैं। एक तो H न्यू होता है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। और एक होता है, या तो आप पूरा सनलाइट ही लिख दो, सनलाइट लिख दो, या तो आप लिखो यूवी, क्योंकि सनलाइट भी यूवी रेज ही होती है। अब हम इसका देखेंगे एक्टिविटी, विच इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl और सिल्वर क्लोराइड। इसमें आप देखोगे AgCl जब डिकम्पोज होता है, यूवी लिखना है, इसमें ट्राइंगल नहीं बनाना, यूवी गिव्स Ag प्लस Cl2। अब इसमें ये जो AgCl है वो वाइट कलर का होता है, बट जब डिकम्पोज हो जाता है तो ये हो जाता है ग्रे कलर का। और जैसे कि आपको पता है Cl2 एक ग्रीनिश येलो गैस होती है। हमें इतना पता चल गया, मतलब हम ऑब्जर्वेशंस अपने आप लिख लेंगे। इसका मतलब है कि कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू ग्रे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ ग्रीनिश येलो गैस ऑफ Cl2। अगर आपको बस रिएक्शन याद है, इक्वेशन याद है, मतलब आपको ऑब्जर्वेशंस लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, आपको इक्वेशन याद है, आपको कलर याद है जो फॉर्म हो रहे हैं सबके, आपका अपने आप ऑब्जर्वेशंस निकल आएंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आएंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपका लर्निंग मटेरियल ज़्यादा ना हो। इस चैप्टर में बहुत सारे इक्वेशंस हैं, तो आप ऐसे उस चैप्टर को आप ऐसी ट्रिक्स लगाइए कि आप एक ही इक्वेशन को आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सको। जैसे ये AgCl है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हमने एक पढ़ी थी Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। वो रिएक्शन हम क्या कह सकते हैं, हम उसको अभी आगे यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम उसको एग्जाम्पल बता सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस का हम एक ही रिएक्शन को बहुत सारे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसी ट्रिक्स लगाइए ताकि आपको बहुत सारे इक्वेशंस लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े और एग्जाम में मिस्टेक्स की चांसेस बहुत ही कम हो जाए। अब इसमें सेकेंड पार्ट आता है, सेम Ag है हमारे पास, बट Ag की जगह हमारे पास होगा Br, Ag की जगह हमारे पास Br होगा, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो AgBr, एक मिनट पार्ट करना, AgBr जब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा तो Ag प्लस Br दिख रहा है, तो यहाँ पर
ब्रोमीन की गैस निकलेगी। अब जैसा बताया था मैंने पहली वाली रिएक्शन में, ये वाइट कलर का होगा, ये येलो कलर का होगा, ये Ag जो होगा, Ag हमेशा ग्रे कलर का होता है, तो ये ग्रे है। और पहले वाले में Cl2 गैस निकली थी, इस वाले रिएक्शन में Br2 गैस निकल रही है। Br2 मतलब आपने ब्रोमीन देखा होगा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसकी गैस भी रेडिश ब्राउन होगी, रेडिश ब्राउन होगी। अब इसके ऑब्जर्वेशंस हम लिखेंगे तो ऐसे होंगे कि कलर चेंज फ्रॉम येलो टू ग्रे। सेकंड है, इसमें क्या लिख रहा है, एवोल्यूशन ऑफ Br2 गैस, तो इसमें लिखेंगे एवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन गैस ऑफ Br2। ये हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। बट अभी इसका एक पार्ट बाकी है, इसमें पूछे जाते हैं कि हमने रिएक्शन में पहली वाली रिएक्शन में देखा था कि जो हमारा बना था Ag, वो जो Ag और Cl2 बना था। अब इसमें बोलेंगे हमसे, अब इसमें एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि AgCl और AgBr जो है वो कहाँ यूज़ होता है, ये डिकम्पोज होने के बाद कहाँ यूज़ होता है। तो ये डिकम्पोज होने के बाद ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। और इनको एक स्पेशल कंटेनर्स में रखा जाता है जो एक्चुअल में ब्लैक कलर के होते हैं, पूरे कंटेनर्स ब्लैक कलर के होते हैं। अब उनको ब्लैक कलर के कंटेनर्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर के कंटेनर्स जो होते हैं वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अब जैसा हमने देखा था कि ये जो Ag और AgCl और Br है, AgCl और AgBr, वो जो है क्या बोल सकते हैं कि वो लाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल कंटेनर्स में रख देंगे, सिंपल ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रख देंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे और ये Ag और Cl2 या Ag और Br2 गैस बना देंगे। तो इसको ब्लैक कंटेनर्स में रखा जाता है जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करता है, जिससे AgCl और Br रिएक्ट नहीं कर पाते और उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्व कर लेते